नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन संबंधी बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमेशा विवादों से भरा हुआ रहा है, क्योंकि काल विभाजन जिन जिन विद्वानों ने किया है उन्होंने अपने अपने मतानुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1050 विक्रम से प्रारंभ हुआ माना जाता है। लगभग वर्तमान तक की 1000 सालों की इस लंबी अवधि में बहुत से साहित्यकार हुए हैं। इतिहासकारों ने इस विस्तृत कालावधि को विभिन्न काल अवधियों में विभाजित किया और हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हमारे सामने प्रस्तुत किया। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहली समस्या तो यह दिखाई पड़ती है कि इतिहास लेखक हिंदी के उदय काल के संबंध में एक राय नहीं है। कुछ विद्वान राजा भोज के पूर्वज राजा मान के शासनकाल को हिंदी ग्रंथ रचना का उदय काल मानते हैं। वे मानते हैं कि राजा मान के शासनकाल में 770 विक्रम के लगभग पुष्प नाम के किसी कवि ने दोहों में अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर इसे प्रामाणिक कैसे माना जाए? शुक्ल जी ने संवत 1050 विक्रम से हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वीकार किया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1000 विक्रम से इसका प्रारंभ स्वीकार किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 700 विक्रम से स्वीकार किया है। तो प्रारंभिक ग्रंथ रचना का अभाव इस काल विभाजन की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा युगीन प्रवृत्तियों का निर्धारण भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लोक जीवन एक साथ ही ना जाने कितनी प्रवृत्तियों से आबद्ध रहता है, और फिर भी प्रवृत्ति बहुतायत के आधार पर काल विभाजन को एक रूप देकर प्रस्तुत किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझने के लिए अलग अलग कालों की सारणियों में विभक्त किया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं सारणियों में विभक्त हुआ। सबसे पहले इतिहासकार एक फ्रांसीसी लेखक हुए हैं गार्सा द तासी, और भारतीय लेखक शिव सेंगर। इन्होंने काल विभाजन की पद्धति नहीं अपनाई। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने अपने समय के इतिहास को चारण काल 700 से 1300, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती अन्य कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उन्होंने इस रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस काल विभाजन में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्णतया अभाव है। चारण काल में प्रवृत्ति मूलक विभाजन दिखाई पड़ता है, तो 18वीं शताब्दी आदि काल क्रमानुसार विभाजन के द्योतक हैं। अन्य काल अध्यायों के शीर्षक ऐसे मालूम होते हैं जैसे केवल नामों के आधार पर रख दिए गए हों। 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं है इसमें। मुगल दरबार, कंपनी के प्रशासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इस प्रकार के जो विभाजन किए गए हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी देसी इतिहास के प्रभाव के कारण हो। तो नामकरण में साहित्य के परिप्रेक्ष्य से लोकवृत्ति की संगति ठीक नहीं बैठ रही। इस प्रकार इस विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्र विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। उन्होंने आरंभिक काल
सबसे पहले काल को माना और उसके दो भाग किए, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल को उन्होंने 700 से 1343 विक्रम माना और उत्तरारंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम माना। माध्यमिक काल उन्होंने दूसरा इसका विभाजन किया और पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा, जिसे उन्होंने क्रमशः 1445 से 1560 विक्रम और 1561 से 1680 विक्रम माना। उन्होंने तीसरा काल इसका विभाजन में अलंकृत काल माना, जिसे वे पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल कहते हैं, और क्रमशः 1681 से 1790 विक्रम संवत और 1791 से 1889 विक्रम संवत मानते हैं। उसके बाद चौथा काल इन्होंने परिवर्तन काल माना, जिसे 1890 से 1925 विक्रम तक माना, और उसके बाद अंत में पांचवा काल इन्होंने वर्तमान काल कहा, जिसे ये 1926 से आज तक की अवधि तक का मानते थे। मिश्र बंधुओं का ये काल विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो अच्छे तरह से व्यवस्थित है, लेकिन ये कालगत काल विभाजन है। पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में इसका संकेत मिलता है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का पुराकल्प के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास का रूपांतरण किया। इतिहास का अतीत काल हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल है। इस प्रकार इतिहास कल्प के आधार पर ही मध्यकाल और वर्तमान काल का नामकरण कर दिया गया है। इतिहास के अतीत काल में हिंदी साहित्य का तो क्या, हिंदी भाषा का भी जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इस काल विभाजन की इतिहास कल्प से संगति नहीं बैठ पा रही और विभाजन में समय की अवधि भी थोड़ा दोषपूर्ण नजर आ रही है। आरंभिक काल की अवधि 700-800 वर्षों की है, जबकि परिवर्तन काल केवल 35 वर्षों का। इस काल विभाजन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई पड़ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का समीकरण किया है। वे अपने काल विभाजन को काल क्रम से स्थिर करते हैं और प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण करते हैं। उन्होंने सबसे पहला काल इसमें आदि काल या वीरगाथा काल कहा, जिसे वे संवत 1050 से 1375 विक्रम तक मानते हैं। उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा, जिसे वे संवत 1375 से 1700 विक्रम तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल तीसरे काल को इन्होंने कहा, जिसे वे रीतिकाल भी कहते हैं, और इसे वे संवत 1700 से 1900 विक्रम तक मानते हैं। आधुनिक काल इनका या गद्य काल इनका चौथा काल रहा, जिसे वे संवत 1900 से अब तक का मानते हैं। शुक्ल जी का ये काल विभाजन वैज्ञानिक भी है और प्रामाणिक भी है। काव्य प्रणयन शैली और ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार मानकर उन्होंने यह काल विभाजन प्रस्तुत किया। वीर रस परक रचनाओं की प्रधानता के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। पूर्व मध्य काल में भक्ति काव्य के प्राधान्य के कारण उसे भक्ति काल कहा। उत्तर मध्य काल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों के बाहुल्य के कारण उसे इन्होंने रीति काल की संज्ञा दे दी। इसी प्रकार आधुनिक युग गद्य रचना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण गद्य काल कहलाया। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने इस काल निर्धारण को अपनी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पूर्ण समर्थन प्रदान नहीं किया। उदाहरण के लिए वीरगाथा काल में न केवल वीररस परक रचनाएं हुई बल्कि उनमें नीति, धर्म और श्रृंगार की रचनाओं का भी अभाव नहीं है। इस आधार पर इसे मात्र वीरगाथा काल कहना उचित प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदि काल कहना उपयुक्त समझा। रामकुमार वर्मा ने इस काल की कृतियों में चारण कवियों का बाहुल्य पाकर इसे चारण काल कहा। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी विचारधारा के अनुसार इसमें सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व ढूंढा और इसे सिद्ध सामंत युग कहा। फिर भी बहुत से विद्वानों ने इसे आदिकाल कहना उचित समझा। इस प्रकार भक्ति काल में श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचनाओं का भी अभाव नहीं है। भूषण, मतिराम, केशव, तुलसी इन सब ने भी भक्ति में भी काव्य रचना की। रीति काल में भूषण वीर रस की रचना कर रहे थे, जिसे गद्य काल कहा जाता है। उसमें पद्य रचना क्या कम महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्गी कवियों में न केवल ज्ञान का प्राधान्य है बल्कि उनकी भक्ति भावना भी कम धार्मिक नहीं है। इसी प्रकार प्रेम मार्गीय शाखा के प्रेमाख्यानक पूर्व परंपरा की श्रृंखला में ही लिखे गए हैं।
इसलिए विद्वान शुक्ल जी के इस समन्वयात्मक काल विभाजन के संबंध में एक मत नहीं दिखाई पड़ते। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकृति दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, चौथा उत्तर मध्य काल या रीति काल और 5वां आधुनिक काल। और इसकी संपूर्ण कालावधि को संवत 750 से विक्रम से लेकर 1857 विक्रम के बाद से अब तक के काल को माना। ये काल विभाजन वर्मा जी का कालक्रम के अनुसार है। उन्होंने बाकी जो विभाजन दूसरे अन्य लेखकों या साहित्यकारों या इतिहासकारों द्वारा किए गए, वे सब लगभग रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही हैं। इस प्रकार परवर्ती इतिहास लेखकों ने यद्यपि अपने अपने दृष्टिकोण से काल विभाजन प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन ही अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक माना तथा उसे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित भी किया। केवल इतना संशोधन अपेक्षित माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीर गाथा काल कहा, उसे आदि काल मान लिया जाए। इस प्रकार यह काल विभाजन विभिन्न इतिहासकारों और साहित्यकारों द्वारा किया गया। धन्यवाद।